मैं महेंद्र यादव सेवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हसामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने कूलाम के नियम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी और आज हम उसे ही कुछ आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमने कल कूलाम का नियम पढ़ा था, देखो जो कूलाम का नियम का जो फॉर्मूला निकल के आया था वो F बराबर के Q1 का परिमाण, दूसरा आवेश Q2 का परिमाण बेटा R स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला का निकल के आया था। और कल हमने इस फॉर्मूले में ये कहा था कि जो F आया है बल, ये परिमाण आया है, इसमें दिशा का कोई भी जिक्र नहीं है, और Q1 और Q2 इनका जो परिमाण है, तो यहाँ जो F है ये परिमाण के रूप में है। साथ में कल हमने ये भी देखा था कि जो K होता है ये समानुपाती नियतांक होता था और इस K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था। और जो भी हमने यहाँ K लिखा था ये निर्वात या वायु के लिए लिखा था, तो निर्वात या वायु के लिए था। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है और इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 भी होता है। तो अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 होगा। यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान हमें चाहिए, इसलिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट पाई की वैल्यू 3.14 और फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में इसका भाग देंगे, तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो आती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो यहाँ एप्सिलॉन नॉट था, इस एप्सिलॉन नॉट को हमने निर्वात की निर्वात का विद्युतशीलता नाम रखा था। तो एप्सिलॉन है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ये हमने कल इतनी जानकारी प्राप्त कर ली थी। इस फॉर्मूले को हम यहाँ से चाहे तो K की वैल्यू है इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख करके भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखना चाहे तो F बराबर बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और ये इनका मैग्नीट्यूड होता है और ये R स्क्वायर होता है। ये हमने कल ऐसा कुछ प्राप्त कर लिया था। अब बहुत बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है इस फॉर्मूले को देखकर कि जो Q1 और Q2 के जो मान है वो चिन्ह के सहित रखने हैं या चिन्ह नहीं रखना है। तो इसके लिए देखो, अगर ये मैग्नीट्यूड है इसका मतलब ये है कि अगर चिन्ह माइनस होगा उसको भी ये प्लस बना देगा। तो अगर हम यहाँ चिन्ह सहित रखते हैं तो ये उनको वापस से प्लस कर देता है। तो यहाँ जो ये मान हमें मिलता है वो बल का परिमाण मिलता है। अगर हम यहाँ चिन्ह रख भी देंगे तो भी कुछ खास गलत नहीं होने वाला। वो चिन्ह रख देंगे तो उस चिन्ह से हमें ये पता चल जाएगा कि बल आकर्षण प्रकृति का है या प्रतिकर्षण प्रकृति का है। तो वो हमें कैसे पता चलता है, उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उस न्यूमेरिकल से शायद हमें ये क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, इसके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि दो आवेश Q1 व Q2 है,
जिनका मान क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर -7 एवं 3 गुणा एवं माइनस का 3 गुणा 10 की पावर -7 और ये कूलाम है और यहाँ ये भी कूलाम है। इनके मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो इनके मध्य लगने वाला बल होगा, लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है। क्वेश्चन वाले ने दिया है कि Q1 आवेश का मान प्लस का 2 गुणा 10 की पावर -7 है एवं जो Q2 आवेश है इसका मान माइनस का 3 इंटू ये 10 की पावर -7 कूलाम है और जो एक दूसरे से ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा। तो ये देखो कि जो यहाँ पर एक आवेश है Q1 और जिसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम और जो दूसरा चार्ज है Q2 और यहाँ है इसकी वैल्यू माइनस का 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम और ये एक दूसरे से जो r डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं और ये दोनों आवेश हैं ये निर्वात या वायु में रखे हैं। मैं लिख देता हूं कि निर्वात में रखे हुए हैं। ये दोनों आवेश Q1 और Q2 हैं, ये निर्वात में रखे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि Q1 आवेश यहाँ है, दूसरा Q2 आवेश यहाँ है और इन दोनों के बीच में जो माध्यम है वो एक निर्वात है। तो ये निर्वात में रखे हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। हमें इनके मध्य लगने वाला बल निकालना है। तो जो कूलाम बल का फॉर्मूला होता है वो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ जो K का मान होता है निर्वात के लिए, यदि हमें निर्वात दिया हुआ है तो K का मान निर्वात के लिए 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है और यहाँ Q1 है, हमने फॉर्मूले में देखा था कि Q1 का परिमाण और Q2 का परिमाण ये होता है। तो Q1 क्या है 2 गुणा 10 की पावर -7, इसका परिमाण यानी अगर ये माइनस होता तो उसको भी प्लस लिख देते, पहले से ही प्लस है तो ये प्लस में लिखा जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू Q2 का परिमाण। तो Q2 का मान कितना है तो ऐसे लिख देता हूं कि -3 इंटू 10 की पावर -7 ये वाला और इसमें डिवाइड करना है किसका R स्क्वायर का और R क्या है 30 सेंटीमीटर। यहाँ देखो कि जो R है वो 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो R की वैल्यू आ जाएगी ये 0.30 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे कि 0.30 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि जो ये R है तो हमें इसका स्क्वायर करना है। अब यहाँ हमने इसका जो ये मोड लिखा है यानी परिमाण लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो संख्या माइनस की है उसको हम प्लस में बना देते हैं। तो जो ये माइनस का पार्ट है ये प्लस हो जाएगा तो हम इसमें लिखेंगे कि जो F है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 10 की पावर -7 इंटू माइनस वाला प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -7 और ये डिवाइड में ये 0.30 इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना होगा 00 और 0.09 हो जाएगा।
इसके बाद में जो f है इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो ये 9 इंटू ये वाला 2, ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ये भी हो गया, ये भी आ गया, और ये 9 है, इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7, और ये 7 14, और 14 और ये 9 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, ये सॉरी 5, और ये डिवाइड भी कितना हो जाएगा 0.0900। फिर इसको आगे और सोल्व करते हैं। तो जो f की वैल्यू है वो 9 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइड, और इसका ये यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई कितनी पावर चली जाएगी 10 की पावर 4, तो ये 9, और ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो जो f की वैल्यू है ये 6 इंटू 10 की पावर माइनस 1 न्यूटन, ये इसका आंसर हो जाएगा। और चलिए ये नीचे कितना बचेगा, ये इसके डबल जीरो और भी था साथ में, तो 10 की पावर 2 है, ये ऊपर आएगा तो ये 10 की पावर माइनस 2 और ये माइनस का 3 आएगा, ये सुधार कर रहे हैं। तो जो फोर्स होगा वो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन आएगा। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, जो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। यहाँ हमने Q1 और Q2 का जो मान रखा है ये परिमाण में रखा है, इसलिए जो लास्ट में सारी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। अब केवल हम यहाँ इसको देख करके हम ये नहीं कह सकते कि जो फोर्स है वो आकर्षण प्रकृति का था या प्रतिकर्षण प्रकृति का है, ये हमें यहाँ से कंफ्यूजन होता है। तो हम यही चाहते हैं कि क्यों ना यहाँ हम इनका परिमाण भी देते हैं और फिर लास्ट में इस चिन्ह को देख करके कह देंगे कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो आकर्षण है या प्रतिकर्षण है। तो इसके बजाय जो दूसरे मेथड से मैं इसको सोल्व करता हूँ, क्वेश्चन को उस मेथड से सोल्व करेंगे तो शायद कुछ इससे अच्छा ही होगा। तो उसके लिए देखो हमें कैसे सोल्व करना है इसको। सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि जो f है वो k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और मैं यहाँ पर बोल देता हूं कि जो Q1 व Q2 का मान चिन्ह सहित रखना है। Q1 और Q2 का मान चिन्ह सहित रखना है। तो यहाँ देखो f k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, जो Q1 की वैल्यू है ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू Q2 की वैल्यू चिन्ह सही रख दो तो माइनस का 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और ये डिवाइड में R स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी थी 0.30 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.30 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो जो f आएगा वो आ जाएगा माइनस का, और ये 9 इंटू 6 इंटू ये 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 14, और ये जो डिवाइड में है ये 0.0900, ये इसका हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो जो f बराबर आएगा यहाँ माइनस और ये पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर चली जाएगी पावर, और इसको हम सोल्व करते हैं तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो सॉल्यूशन में जो ये आया है माइनस का चिन्ह, अभी इससे पहले भी हमने सोल्व किया था तो वहां पर प्लस आ रहा था क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग में यहाँ पर परिमाण लेके चले थे। अब की बार हमने क्या किया, इसका परिमाण लेके नहीं चले और तब जाके हमारा जो आंसर है ये माइनस का आता है। तो यहाँ ये कंफ्यूजन होता है कि हमें पहले वाला करना चाहिए या दूसरा वाला मेथड से करना चाहिए, कौन सा ठीक होता है कि चिन्ह को रखना या चिन्ह को नहीं रखना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये वाला मेथड है ये अच्छा है, ये पहले वाले मेथड से ये जो मेथड है ये बेस्ट है, इससे करना चाहिए। अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इस माइनस चिन्ह का मतलब क्या है। देखो
यहाँ ये प्लस का था और ये माइनस का था, तो प्लस और माइनस, प्लस आवेश हो और माइनस आवेश हो, तो प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस आता है। और प्लस और माइनस इनके बीच में कैसा बल लगता है, आकर्षण बल होता है। साथ में यहां देखो कि अगर एक प्लस का होता ये वाला और ये वाला भी प्लस का होता, तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो भी कितना मिलेगा, हमें प्लस आएगा। और प्लस के बीच में कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि ये प्रतिकर्षण बल को बताता है। फिर इसके बाद देखो एक माइनस का हो Q1 और जो Q2 है अगर ये भी माइनस का होता, तो माइनस को माइनस से गुणा करते तो भी हमें क्या मिलता, प्लस। और ये देखो समान समान प्रकृति के आवेश होते हैं, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, तो इसके बीच में भी ये प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ में ये मिलता है कि देखो प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो हमें माइनस मिलता है, और प्लस और माइनस के बीच में असमान है तो आकर्षण बल होता है। प्लस प्लस प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, प्लस ही मिलता है। प्लस माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो भी प्लस आता है, और माइनस के बीच में बल भी कैसा लगता है, प्रतिकर्षण का। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखो ये चिन्ह गुणा से मिलता है हमें कि अगर माइनस का चिन्ह आता है तो वो तो किसको बताएगा, आकर्षण प्रकृति को, और अगर प्लस के चिन्ह आ जाते हैं तो वो किसको बताते हैं, प्रतिकर्षण प्रकृति को। तो हमने इस क्वेश्चन में यहाँ इनका मोड नहीं लिया, केवल हमने इसको डायरेक्टली जो चिन्ह है वो रख दिए और चिन्ह रख करके और हमने इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद लास्ट रिजल्ट में जो यहाँ माइनस आ रहा है, इस माइनस को देखने से हमें ये पता लग गया कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो आकर्षण प्रकृति का है। तो यहाँ जो बल की वैल्यू है, जो ये बल की वैल्यू में जो माइनस आ रहा है, ये कोई भी डायरेक्शन नहीं बताता, ये माइनस केवल और केवल यहाँ पर आकर्षण है या प्रतिकर्षण उस चिन्ह को बता रहा है, उस प्रकृति को बताता है। तो माइनस किसको बताता है, आकर्षण प्रकृति को बता रहा है। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूं कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण प्रकृति को बताता है, आवेशों के मध्य जो आकर्षण बल है उसको बताता है, आकर्षण प्रकृति को बताता है। ये देखो इस माइनस का परिमाण से कोई संबंध नहीं है, केवल और केवल हम माइनस को देख करके ये कह सकते हैं कि जो बल आया है वो एक आकर्षण प्रकृति का है। अब साथ में हम ये कहेंगे कि यहाँ बल का परिमाण 6 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन है। फिर से इस बात पे ध्यान देना कि अगर हम ये चिन्ह रख करके इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर माइनस का आ जाता है। तो फिर हम बुक में देखते हैं कि आंसर मैच नहीं होता, उसमें प्लस के आ रहे हैं, तो फिर ये सोचते हैं कि आंसर गलत तो नहीं है। नहीं, ऐसा करना एकदम सही होता है। और जो माइनस आता है तो हम ये समझ रहे हैं कि आकर्षण प्रकृति को बताता है। तो जब भी हमारे ये ऐसा आंसर आ जाएगा तो उसके लास्ट में हम ऐसे लिख देंगे कि F बराबर जो बल का परिमाण है वो तो 6 × 10⁻³ न्यूटन है। फिर जो माइनस का चिन्ह है ये हमें आकर्षण को बता रहा है, तो ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे कि ये आकर्षण या आकर्षित प्रकृति का होगा, या आकर्षित प्रकृति का होगा। तो इसका लास्ट आंसर होगा वो ये होगा। तो मैं यही कहूंगा कि जब भी हम कूलॉम नियम का फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो हमें वैल्यू चिन्ह सहित रखनी है। चिन्ह सहित रख करके हम सोल्व करेंगे। लास्ट में अगर माइनस आ जाए तो हम माइनस को हटा देंगे और ब्रैकेट में आकर्षित लिख देंगे। ये सबसे ठीक आंसर होता है। अगर मान लो कि दोनों ही आवेश प्लस के होते तो हम इन दोनों को सोल्व करते, वैल्यू रखते, तो जो हमारा आंसर है वो भी किसका मिलता, प्लस का। फिर हम इसको कैसे लिखते कि F बराबर 6 × 10⁻³ न्यूटन। अब यहाँ जो ये प्लस चिन्ह आ रहा है इसका मतलब क्या है कि प्लस ये किसको बताते हैं, प्रतिकर्षी को। तो हम इसके ब्रैकेट में लिख देंगे कि यहाँ ये वाले बल प्रतिकर्षी को बता रहे हैं।
एक प्रतिकर्षी नेचर को बताते हैं। इसको हम ऐसे लिख करके आंसर में दिखाते हैं। तो फोर्स के लिए ये कूलम्ब बल जब भी लगाएं तो इनका ध्यान रखना है, ये इसका आंसर होगा। अब इसका अगला हमारा टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम पैरावैद्युत भी कहते हैं। तो हमने कल ये पैरावैद्युता के बारे में पढ़ा था, ये पैरावैद्युता से पहले का कुछ टॉपिक पढ़े थे। आज अपन ये देखेंगे कि पैरावैद्युता या इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, इसे विशिष्ट पैरावैद्युता भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो ये देखो कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच में निर्वात है, या मैं ऐसे कहूं कि वायु है, निर्वात है। तो हम ये देखते हैं कि Q1 आवेश और Q2 आवेश, इन दोनों के मध्य कूलम्ब बल कार्य करता है और इनके मध्य अगर निर्वात है तो इनके मध्य जो लगने वाला बल होता है F, उसका मान होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये निर्वात की बात है, इसलिए हम K को 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। जो हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी, इस जीरो का मतलब इसे नोट कहते हैं और इस नोट का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, कि प्लेट ये दो चार्ज है Q1 बाय Q2, इनके मध्य कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब निर्वात है वहां पर, तो उसके लिए इस नोट को यूज करते हैं और जो नोट का सिंबल होता है इसको जीरो से ऐसे दिखाते हैं। तो हमने यहाँ नोट लिख दिया है और यहाँ पर भी हम ऐसे लिख देते हैं कि नोट कि Q1 में Q2 के मध्य निर्वात है, तब इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो F नोट है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हम इस निर्वात की जगह कोई माध्यम भर देते हैं, जैसे हमने निर्वात को हटाया और इसकी जगह जल रख देते हैं। जल रखने के बाद देखते हैं कि इन दोनों के मध्य जो बल लगता है वो पहले के बजाय कुछ कम हो जाता है और ये कितना गुना कम हो जाता है उसे हम पैरावैद्युता कहते हैं। जैसे ये मानो कि पहले जब ये निर्वात था तो निर्वात की उपस्थिति में जो लगने वाला बल था वो 10 न्यूटन था, ये निर्वात के लिए था। अब हम इस निर्वात की जगह जल भर देते हैं तो देखते हैं कि इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो 5 न्यूटन है। तो ये 5 न्यूटन ये जल की वजह से कम हो गया है, तो निर्वात की तुलना में कितना गुना कम हुआ है? तो हम ये कहेंगे कि ये निर्वात की तुलना में 2 गुना कम हो गया है। यानी हम जल की उपस्थिति में लगने वाला जो बल है इसको 2 से गुना करते हैं, तब ये निर्वात की उपस्थिति में लगने वाले बल के बराबर हो जाता है। और ये कितना गुना कम, यानी 2 गुना कम है। तो इस 2 गुना को ही हम पैरावैद्युता या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है उसको एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं या एप्सिलॉन R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये निर्वात के लिए था, ये माध्यम के लिए था। माध्यम के लिए हमने एग्जांपल ले लिया जल, और इसको मैं लिख देता हूं कि फोर्स F मीडियम के लिए है या माध्यम के लिए है। ये फोर्स है निर्वात के लिए। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि निर्वात की उपस्थिति में जो लगने वाला बल है वो एप्सिलॉन R पैरावैद्युता और माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल है उसके गुणनफल के बराबर होता है। अब हम यहाँ से एप्सिलॉन R का मान निकालना चाहिए, तो ये हमें मिलेगा एप्सिलॉन R बराबर निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला बल बटा माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल। जो निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला बल है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि एप्सिलॉन R और निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला जो बल है उसका मान है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश Q1 Q2 और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो R स्क्वायर है। Q1 Q2 और जो बीच का डिस्टेंस था वो R था, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा बटा हम क्या करते हैं निर्वात की जगह ये माध्यम जल भर देते हैं, तो फिर इसके लिए हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई और एप्सिलॉन निर्वात यहाँ माध्यम के लिए
m Q1 Q2 बटा R स्क्वायर 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 R स्क्वायर से R स्क्वायर, ये बचेगा क्या 1/एप्सिलॉन m और ये 1/एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो आएगा एप्सिलॉन r बराबर, इसको मैं ये लिखूंगा 1/एप्सिलॉन नॉट बटा ये क्या बचा नीचे 1/एप्सिलॉन m, ये वाला ऊपर आ जाएगा। तो ये लिखा जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये कह सकते हैं कि परावैद्युतता या आपेक्षिक विद्युतशीलता इसका जो मान है वो माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता इनके अनुपात के बराबर होता है। और जो परावैद्युतता है इसको परावैद्युतांक भी कहते हैं। परावैद्युतांक ये इससे ठीक है इसका प्रश्न। तो जो परावैद्युतांक की परिभाषा हम दो प्रकार से दे सकते हैं। एक तो यहां से देखो कि निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला बल माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले बल का जो ये अनुपात है ये परावैद्युतांक कहलाता है। या हम ये कहें कि निर्वात की माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे परावैद्युतांक कहते हैं। या फिर यहां से भी हम ये डेफिनेशन बना सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही परावैद्युतांक कहलाता है। और इस परावैद्युतांक को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। देखो ये भी एक विद्युतशीलता है माध्यम की, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। अब दो चीजों की यहाँ कंपेयर हो रही है, यानी रिलेटिव में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इसका नाम ये भी रख दिया गया कि जो एप्सिलॉन r है इसे रिलेटिव परमिटिविटी अर्थात आपेक्षिक विद्युतशीलता ये कहते हैं। ये तो हमने ये पढ़ा है कि परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतता किसे कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है ये भी ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहां से हम इसको ये लिखेंगे कि जो एप्सिलॉन m है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनटू एप्सिलॉन r, ये हमें याद रखना है। अब आगे ये देखो, जैसे मैं ये कहूं कि ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं और ये हमारे पास एक कंघा है। मान लेता हूं कि कागज के टुकड़ों के पास नेगेटिव आवेश है और इसके पास प्लस आवेश है। तो कंघे का जो प्लस आवेश है इसके ऋण आवेश होने की वजह से इसको ये अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ये अपनी तरफ खींचता है तो मैं मान लेता हूं कि ये 10 न्यूटन बल लगा। लेकिन मैं इन दोनों के बीच में एक कॉपी का पेज रख देता हूं, फिर देखता हूं कि जो कंघा है कागज के टुकड़ों को खींचता भी है तो बहुत कम बल से खींचता है या फिर खींचता ही नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं वायु या निर्वात की जगह यहाँ कोई दूसरा माध्यम रख देता हूं तो पहले की तुलना में ये बल कम लगता है। कितना गुना कम लगता है उसे ही हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कह रहे हैं यहाँ पर। अब आगे हम इसकी एक सारणी बनाते हैं, उस सारणी में पूरा डाटा लिखा हुआ है कि अगर हम कांच को रख देते हैं तो कांच की उपस्थिति में बल कितना गुना कम हो जाता है। जैसे पैराफिन मोम को रख देते हैं तो उसकी उपस्थिति में कितना गुना बल कम हो जाता है। देखो यहां मैं लिख देता हूं माध्यम, माध्यम की विद्युतशीलता।
ये टोटल 10 माध्यम है, उन्हीं का हमें याद रखना है। पहला है निर्वात। जो निर्वात है इसकी विद्युतशीलता 1 होती है, एप्सिलॉन आर। दूसरा है वायु। वायु की जो विद्युतशीलता है 1.0059 होती है। तीसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की विद्युतशीलता 1.0053 होती है। फोर्थ है पैराफिन मोम। पैराफिन वैक्स, इसकी जो विद्युतशीलता है वो 2 या 2 से लेकर के 2.5 तक होती है। 5 नंबर पे है अब्रक। अब्रक की जो विद्युतशीलता है वो 3 से 6 होती है। 6 नंबर पे है रबर, गिलास। गिलास की 5 से 10 होती है। 7 नंबर पे है रबर। रबर की 7 होती है। 8 नंबर पे है ग्लिसरीन। जो ग्लिसरीन होती है इसकी 42.5 होती है। जो 9 नंबर पे है आसुत जल। आसुत जल की 80 होती है। 10 नंबर पे है चालक, या इनको मैं धातु भी कहूं, जैसे एग्जाम्पल है तांबा, इनकी भी होती है अनंत। ये हमें याद रखना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युतशीलता बता। एप्सिलॉन आर ऑक्सीजन के लिए 1.00053, वायु के लिए इतना होता है, निर्वात के लिए 1 होता है, ग्लास के लिए 5 से 10 होता है, रबर के लिए 7 होता है, ग्लिसरीन के लिए 4.5 होता है। ये हमें याद रखने हैं। इसके बाद में अपना अगला टॉपिक है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। देखो, मान लेता हूं कि ये कोई एक निर्देश तंत्र है। निर्देश तंत्र का इधर एक्स अक्ष है, ये वाले निर्देश तंत्र की वाई एक्सिस है। ये इधर मान लेता हूं कि इसका जेड एक्सिस है। ये इसका मूल बिंदु है 0,0,0 इसके निर्देशांक है। एक कोई Q1 आवेश है। ये Q1 आवेश इसके मूल बिंदु से R1 दूरी पर है। यानी मैं ये कहूं कि Q1 आवेश का स्थिति सदिश R1 है। ऐसे ही कोई एक दूसरा अन्य आवेश Q2 वो मूल बिंदु O से R2 स्थिति सदिश पर है।
या Q2 का स्थिति सदिश R2 है और Q1 आवेश से जो Q2 आवेश का जो स्थिति सदिश है वो इधर होगा। यानी मैं ऐसे कहूं कि R स्थिति सदिश किसका, 2 का, किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, R2 1। इसको ऐसे लिखा जाएगा। फिर से सुनना, जो मैंने ये ऐसे लिखा है R2 1, जो पहले लिखा जाता है इसका स्थिति सदिश का स्थिति सदिश का स्थिति सदिश और इसका मतलब है के सापेक्ष। टू का तो हम स्थिति सदिश पता करना चाहते हैं और 1 के सापेक्ष, तो एक 1 के सापेक्ष 2 का जो स्थिति सदिश है हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसके बाद देखो मुझे पता करना है Q1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q2 के। उसको मैं कैसे लिखूंगा कि R स्थिति सदिश किसका, 1 का, किसके सापेक्ष, 2 के। तो ये ऐसे लिखा जाएगा R12 और उसके लिए हम एरो ये वाले का काम लेंगे। अब यहाँ देखो, अगर हम त्रिभुज नियम की बात करें, सदिशों का त्रिभुज नियम ये कहता है कि एक क्रम में जो भुजाएं हैं उनका सदिश योग विपरीत क्रम वाली भुजा के योग के बराबर होती है और वो तीसरी भुजा है वो इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। तो देखो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूं तो मैं इधर जाऊंगा तो R1 स्थिति सदिश, फिर मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा भी जाने का क्रम यही है और सदिश भी इधर ही जा रहा है। तो इधर जो सदिश जा रहा है उसका मान कितना है, R21 स्थिति सदिश। फिर मैं ऐसे आऊंगा, देखो मेरे आने का क्रम तो ये है, ये भुजा इधर जा रही है इसलिए दोनों का क्रम चेंज हो गया। तो मैं इसको कहूंगा कि इन दोनों का योग जिसका क्रम चेंज हो जाता है उसके बराबर होता है और यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूंगा कि R2 सदिश। आगे देखो यहां इसको मैं आगे सोल्व करता हूं तो R21 की जो वैल्यू है ये R2 वेक्टर और ये इधर आएगा तो माइनस का R1 वेक्टर हो जाएगा। फिर देखो ऐसे ही मैं ये कहूं कि Q2 के कारण जो Q1 का स्थिति सदिश है वो R12 होगा। तो इसके लिए देखो कि Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश निकालना है तो मैं इधर का एरो लगा दूंगा। तो इधर का एरो लगाऊंगा तो ये लिखा जाएगा किसका सदिश, 1 का, किसके सापेक्ष, 2 के। तो फिर हम इसे ध्यान नहीं देंगे। अब इसके लिए एरो ये होगा। इसके लिए देखो मैं इधर जाता हूं तो R2 सदिश आता है प्लस, फिर मैं इधर जाता हूं तो ये वाला एरो मेरे जाने के क्रम में है तो R12 वेक्टर। और इसके बाद देखो मैं इधर आऊंगा जबकि ये सदिश इधर है तो इसको क्या लिखा जाएगा, बराबर R1 सदिश। तो यहां से मैं लिखूं कि R12 सदिश है, इसका मान R1 सदिश माइनस R2 सदिश के इक्वल होगा। तो यहां से ये पता चलता है कि देखो 2 1 हमने सिंबल लिया है तो 2 माइनस 1, अगर ये 1 2 लिखा जाएगा तो इसको कहेंगे 1 माइनस 2। ये इनके स्थिति सदिश है। अब देखो अगर ऐसा लिखा होता है कि इधर x अक्ष है तो उसको हम क्या कहते हैं कि x की दिशा, या x के ऊपर क्या लगा देते हैं, कैप। तो इसको हम पढ़ते हैं x की दिशा, या इसको हम अलग से भी एक सिंबल दे देते हैं i कैप। ऐसे ही देखो कि मैं इधर से अगर इधर की बात करूं जाने के लिए कि मैं इधर ऐसे जाता हूं तो ये दिशा किसकी है, इधर वाले की, इसके लिए। और इसको क्या लिखते हैं, R21। तो ये R21 की दिशा है तो इसको मैं लिख सकता हूं कि R21 कैप। इधर की बात करें तो मैं इधर जाता हूं ऐसे, तो ये दिशा किसकी है, ये वाला एरो। तो इस वाले एरो के लिए क्या लिखा जाएगा, 1 2। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा R12 की दिशा, यानी R12 कैप हो जाएगा। अब आगे ये देखो Q1 चार्ज है, ये भी हमने पॉजिटिव माना है, Q2 चार्ज है, ये भी हमने पॉजिटिव माना है। तो क्या Q1 चार्ज Q2 के ऊपर कोई प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो Q1 है वो Q2 को इधर धकेलने की कोशिश करता है। तो इधर जो एक बल लगता है
F किसके ऊपर बल लगा? 2 पर। किसने लगाया? 1 ने। तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो मैं ये लिखूंगा कि जिस पर बल लगा, जिस पर बल लग रहा है उसको तो पहले लिखना है, और जिसने लगाया, जिसने लगाया उसको बाद में लिखना है। ऐसे ही देखो, ये वाला इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो मैं एरो ऐसे डालूंगा और ये लिखूंगा F बल लग रहा है। जिस पर, किस पर लग रहा है बल? 1 पर। किसने लगाया है? 2 ने। तो ये 2 लिखा जाएगा। तो अब हमें F21 और F12 का मान निकालना है। तो यहां देखो, जो F21 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? K Q1 Q2, और जो इनके बीच की दूरी है देखो 2-1, तो 2-1 के लिए कौन सा डिस्टेंस की दूरी आएगी? R21। तो लिखा जाएगा R21 सदिश का परिमाण का स्केल, और यहाँ वेक्टर लगा है तो यहाँ पर कैप आ जाएगा, और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा R21 का कैप। इसको आगे मैं और भी सोल्व करना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मोड का स्केल और R कैप। देखो ये हम जानते हैं कि R कैप बराबर कितना होता है? R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मोड होता है। तो यहाँ R21 वेक्टर और इसका जो मोड आएगा, और 2 ये और 1 मोड वाला वो, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये एक ऐसा फॉर्मूला निकल के आता है। ऐसे ही इसी प्रकार मैं लिखना चाहूं कि जो F12 है इसके लिए क्या लिखा जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R21 की जगह कितना हो जाएगा? 12 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? R12 वेक्टर। अब इन दोनों फॉर्मूलाज में ये देखो कि यहाँ 2-1 है, ये 1-2 है, ये कितना है? 2-1, और ये कितना है? 1-2। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि जो R12 है ये क्या होता है? R1 माइनस R2। अगर मैं इसमें से ये कॉमन ले लूं माइनस, तो कितना हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस से R1 वेक्टर, और जो R12 वेक्टर है इसको क्या लिखा जा सकता है? माइनस, और ये R21 वेक्टर। यानी ये पता चलता है कि R12 है, अगर इसको मैं 2-1 लिखना चाहूंगा तो इसके आगे हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो इसी के अंदर भी हम यहाँ 2-1 है और यहाँ पर 1-2 है, तो इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें यहाँ पर इसका ये माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। इसके लिए देखो आगे, जो F21 वेक्टर, इस फॉर्मूले बात करते हैं कि Q1 Q2 और R21 वेक्टर का मोड का क्यूब। यहां लिखा हुआ है R21। अगर मैं R21 को R12 के रूप में लिखना चाहूंगा तो इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं कि माइनस का R12। साथ में देखो ये मोड होता है, यानी R21 वेक्टर का मोड है, इसको हम R12 वेक्टर का मोड भी रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा F21 वेक्टर K Q1 Q2। जो माइनस का साइन है इसको हम आगे लिख लेते हैं, नीचे R21 है इसको R12 वेक्टर का मोड भी लिख सकते हैं क्यूब, और ये वाला हो जाएगा R12 वेक्टर। आगे देखो, जो F21 वेक्टर है ये माइनस, और जो एक कंप्लीट वैल्यू है ये इससे मैच करती है F12 से। इसमें भी K Q1 Q2 है, R12 का क्यूब है, R12 भी है, तो हम इस कंप्लीट वैल्यू की जगह F12 का वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा F12 वेक्टर। तो देखो इसका जो लास्ट निष्कर्ष है वो ये निकलता है कि 2-1 के ऊपर जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स 1-2 के ऊपर लगाता है, लेकिन दोनों की दिशाएं अलग अलग होती हैं। और यही न्यूटन का तीसरा नियम है कि एक वस्तु दूसरे पर जितना बल लगाती है दूसरी भी पहले के ऊपर उतना ही बल लगाती है, लेकिन दोनों की दिशाएं अलग अलग होती हैं।
इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म होता है। कल हम आगे कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।